राइट, शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज की पहली बड़ी खबर यह है, तवांग में भारत और चीन के बीच बड़ी झड़प हुई है। चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। जिनपिंग जब तीसरी बार चुने गए सीपीसी की बैठक में, तभी यह साफ हो गया था जिनपिंग की नीयत साफ नहीं है। फिर से चीन कोई और हरकत कर सकता है, और चीन ने एक बार फिर से अगली तस्वीर दिखाई, गलवान जैसी हरकत की। गलवान पार्ट 2 करने की चीन ने कोशिश की है, लेकिन चीन 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसी तरह से कुछ झड़प हुई। इसी तरह की झड़प में फिर से भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। हालत यह कि भारतीय जवानों को देखकर भाग खड़े हुए ये चीनी जवान। भारत ने बता दिया है कि एक बार गलवान के बाद दूसरी बार पूरी तैयारी है, और उसी तरह से और उससे कहीं आगे बढ़कर इस बार चीन को बड़ा जवाब दिया गया है। आइए आपको बताते हैं, बड़ी खबर यह है कि क्या कुछ हुआ है उस जगह पर जहां यह झड़प हुई है। कुछ इस तरह का माहौल था, भारतीय सेना एक तरफ, चीनी सेना सामने थी। हुआ यह कि एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। आमने सामने दोनों सैनिक थे। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान यह झड़प हुई। पेट्रोलिंग होती है इस इलाके में, सेना के जवान आते हैं और यहां से गुजर जाते हैं, निगरानी के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। यह जो घटना हुई है, यह जो झड़प हुई है, यह 9 दिसंबर को तवांग के पास झड़प हुई। तवांग अरुणाचल प्रदेश में आता है। 2006 से यहां दोनों देशों की पेट्रोलिंग होती है, यानी चीन की सेना एक तरफ, भारत की सेना एक तरफ, दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। चीनी सैनिकों ने विवाद की शुरुआत की। पहले शुरुआत कैसे हुई? भारत चीन के सैनिक आमने सामने आ गए इस दौरान, ठीक इस तरह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। 17,000 फीट। चीनी सैनिक पूरी तैयारी से आए थे। उनकी मंशा साफ थी कि अंदर जाकर घुसपैठ करनी है। झड़प की भी तैयारी करके आए थे। 5 बटालियन, जी हां, 5 बटालियन चीनी सैनिक आए थे। अगर 5 बटालियन चीनी सैनिक आ रहे हैं, यानी तैयारी पूरी थी। ठीक इस तरह से झड़प शुरू हुई दोनों जवानों के बीच, दोनों सेना की। भारतीय सेना भी पहले से तैयार थी। गलवान के बाद भारतीय सेना ने अपनी तैयारी और बढ़ा दी है कि चीनी सेना जब सामने होगी तो हम उन्हें कैसे जवाब देंगे। और बड़ी चीज ये, झड़प के दौरान 1000 सैनिक मौजूद थे। 1000 सैनिक। आपको बताऊं, एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई घंटों तक ये झड़प चलती रही। 9 तारीख की घटना है, 9 दिसंबर की, और भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया इस दिन। चीन की एक और साजिश को फेल कर दिया। उनकी साजिश थी और उनकी नीयत पहले से भारत को पता थी कि ये क्या कर सकते हैं। जिनपिंग की वापसी के बाद चीनी सेना के कब्जे की कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। भारत ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया वहां से, और 300, जी हां, 300 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। झड़प के दौरान कई चीनी सैनिक घायल हो गए। बताया तो यह जा रहा है, भारतीय सेना के जवानों ने जब दौड़ाया तो चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। झड़प के बाद पीछे हट गई चीनी सेना, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है। भारत के कुछ जवानों को हल्की चोटें भी आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। झड़प में चीन के सैनिक घायल हुए हैं। चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने चीन की साजिश का करारा जवाब दिया है। झड़प के बाद दोनों देशों की एक फ्लैग मीटिंग भी हुई, दोनों मुल्कों के दरमियान। 2020 में गलवान में भारत ने इसी तरह से करारा जवाब दिया था। आपको याद होगा, चीन के 40 जवान और 40 से ज्यादा जवान ढेर कर दिए गए थे। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कहां ये झड़प हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये झड़प जिस जगह, जिस लोकेशन पर हुई है, वो मैं आपको बताने चाहता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, भारत का नक्शा, चीन का नक्शा आपको नजर आ रहा है। तवांग दिख रहा है, भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, और बॉर्डर पर जरा ध्यान से देखिए, जो ब्लिंक कर रहा है, बॉर्डर पर तवांग है, यानी चीन और जो भारत का बॉर्डर पड़ता है, अरुणाचल बॉर्डर, इसके सेंटर पर तवांग है। तवांग पर ही झड़प हुई है। 1000 सैनिक इसी तवांग पर मौजूद थे, और तवांग के लिए क्या इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताएं। उससे पहले जरा डिफेंस एक्सपर्ट को सुनाऊं। उससे पहले बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारतीय सेना का जवाब आ गया इस झड़प पर। भारतीय सेना ने बयान जारी किया है बाकायदा इस झड़प पर, क्योंकि खबर आई थी कि तवांग में झड़प हुई है, और
भारतीय सेना ने कहा है इस झड़प को लेकर कि चीनी सेना को कैसे खदेड़ा, यह मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर को LAC पर झड़प हुई। भारतीय सेना ने बयान दिया है चीन के मंसूबे नाकाम कर दिए हमने, झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। भाई अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। PK सहगल इस झड़प के बारे में भारतीय सेना ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डटकर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन को तैयार है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तवांग पर नीयत क्यों खराब है चीन की। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, आखिर तवांग पर नीयत क्यों खराब है, बहुत कम लोग जानते हैं। तवांग पर चीन की लंबे वक्त से नजर है, बहुत पहले से। तवांग सामरिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर पर मौजूद है। अरुणाचल का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न साइड पर, और चीन के साथ भूटान का बॉर्डर भी वहां पर जुड़ा हुआ है। तो 3 चीजें हो गई, भारत का बॉर्डर भी है और भूटान का बॉर्डर भी है, और भूटान और भारत का बॉर्डर भी है। तिब्बत के बाद दूसरा बड़ा बौद्ध मठ भी है तवांग। तिब्बत संस्कृति का अंतिम बड़ा केंद्र है और सालों से इसे नष्ट करने का चीन प्लान बना रहा है। भारत की तैयारियों को परखने की चाल है चीन की। अक्साई चिन्ह के बदले तवांग की पेशकश कर चुका है पहले चीन, भारत ने मना कर दिया। 1962 में 1962 में तवांग में लड़े थे भारत और चीन, यहां लड़ाई हो चुकी है 1962 में। पहले कुछ इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था। उस दौरान लड़ाई के बाद चीन ने इलाका खाली कर दिया था। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि इस पूरी झड़प के दौरान चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन को ऐसा झटका लगा है जो भुलाए नहीं भूलेगा। चीन के कई जवान, लगभग 30 सैनिक, बहुत बड़ी खबर है, चीन के 30 सैनिक घायल हो गए। और चीन के 30 सैनिक जो घायल हैं, चीन ने 5 बटालियन भेजी थी चीनी सैनिकों की, 30 घायल हो गए हैं। चीन इसे स्वीकार पहले भी नहीं किया जब 40 जवान चीन के मारे गए थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अपने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर चुकी है, देश के सैनिकों का अपमान शुरू कर चुकी है। सेना के जवान वहां लड़े, चीन के 30 जवान घायल हो गए हैं, चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस का वही हाल है, वही लकीर पीट रहे हैं और वही सेना का अपमान कर रहे हैं। ये अब कांग्रेस की फितरत और नियत हो गई है, जैसे चीन की नियत है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे चीन की घेराबंदी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो आज जवाब दिया गया। ये घेराबंदी के बिना तय हो नहीं सकता था। घेराबंदी दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा।
ये पूरा जो रेड मार्क आपको स्ट्रेच नजर आ रहा है, ये भारत और चीन का बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी की, चीन को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के लिए आप प्रधानमंत्री ने क्या किया, कैसे घेरा? जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर 20 ब्रिज बना दिए, भारतीय सेना फौरन पहुंच सके। लद्दाख में पीएम मोदी ने क्या किया, 2 हेलीपैड और 18 ब्रिज बना दिए बॉर्डर पर, जिससे फौरन जवान रिएक्ट कर सके। हिमाचल में भी ब्रिज का निर्माण हुआ है बॉर्डर पर, हमारे टैंक्स, हमारी बख्तरबंद गाड़ियां, हमारे जवान पहुंच सके। उत्तराखंड में भी 5 ब्रिज बना दिए इस पूरे बॉर्डर को। देखिए पूरा स्ट्रेच, देखिए पूरे बॉर्डर का जो स्ट्रेच आपको नजर आ रहा है, इस पूरे बॉर्डर पर वो चीजें तैयार हो गई हैं जिससे भारतीय सेना जवाब दे सके। उत्तराखंड में 5 ब्रिज बन गए बॉर्डर पर, सिक्किम पर ब्रिज बन गए, और जहां तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जहां यह घटना हुई है, वहां 18 ब्रिज प्रधानमंत्री मोदी ने बनवा दिए। तो यह चीन की पूरी घेराबंदी है, चीन को जवाब देने के लिए घेराबंदी की गई, और यही वजह है कि भारतीय सेना आज यहां बॉर्डर के नजदीक भारी संख्या में पहुंच रही है। हमारे हथियार पहुंच रहे हैं, हमारे टैंक्स पहुंच रहे हैं, जिससे हम चीन को जवाब दे सकें। और यह जवाब ऐसा ही नहीं है, चीन को बिना हथियार के जवाब देने की भी पूरी तैयारी हो गई। बॉर्डर पर सेना पहुंचे, टैंक पहुंचे, हथियार पहुंचे, लेकिन बिना हथियार भारतीय जवान अब लड़ रहे हैं, और आज ये करके दिखाया है। आज जो भारतीय सेना ने मार के भगाया है, वो कैसे संभव हुआ ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, यह संभव हुआ इस तरह से, कैसे कि भारतीय सेना को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, चीनी सैनिकों के चाकू और डंडों का जवाब भारतीय सेना दे रही है बिना हथियार। भारत इस तरह से 2-2 हाथ को तैयार हो गया है बॉर्डर पर, ऐसे ही जवाब दिया गया झड़प। न गोली चली, न बंदूक चली, हाथों से जवाब दिया। एलएसी पर तैनात जवानों ने मार्शल आर्ट सीख ली है और मार्शल आर्ट के जरिए मारकर भगाया। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान भी इसी तरह से पूरी तरह तैयार हैं, जो बॉर्डर पर 24 घंटे 24x7 रहते हैं। जवानों ने जूडो कराटे भी सीखे, इसीलिए चीनी सैनिकों से लड़ सके। कई महीनों की ये सघन सख्त ट्रेनिंग भारतीय जवानों को दी गई है। जवानों को 15 स्टेप्स भी सिखाए गए हैं कि इन 15 स्टेप्स में कैसे आपको मार भगाना है दुश्मनों को। एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसे यह करारा जवाब दिया गया है। इस तैयारी के जरिए एलएसी पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता, हथियार नहीं होते, इसलिए झड़प होती है। झड़प में कैसे जीतना है, इसके लिए मार्शल आर्ट सिखा दी गई है जवानों को। जवान प्राकृतिक चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उसके लिए देखिए क्या बड़ी तैयारी है कि बर्फीले तूफान से निपटने में भी अब सहूलियत होगी जवानों को। वो सहूलियत होगी कि हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी से भी निपट सकते हैं अब जवान। ये तैयारी ऐसी नहीं की गई। बड़ी खबर इस बीच ये है कि भारतीय सेना ने कैसे चीनी जवानों को खदेड़ दिया है बॉर्डर से। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए पर 9 दिसंबर को ये जो झड़प हुई, उसके बाद इन्हें खदेड़ा है, और जवान वहां से भारतीय सेना को देखते ही भाग खड़े हुए, खबर यह मिल रही है। यानी झड़प हो, बड़ी झड़प में तब्दील होती, उससे पहले चीनी जवान भाग खड़े हुए। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनको सुनिए। शिवाली देशपांडे क्या कह रहे हैं इस पूरी झड़प पर। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में, अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर, चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है।
और आइए मैं आपको बता रहा हूं भारत की आगे की तैयारी क्या है। आगे की तैयारी यह है कि चीन डाल तो भारत पात। ये आप देख रहे हैं, ये कैंप्स हैं। भारत ने बॉर्डर पर ये कैंप बनाने की लगभग तैयारी कर ली है। कैंप फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये कैंप कैसे होंगे, क्या तैयारी होगी? सख्त बर्फीली स्थिति में भी हमारे जवान सहूलियत से इन कैंप्स में रह सकेंगे और यही खासियत होगी इन कैंप्स की। आप देख रहे हैं तो लद्दाख में LAC पर हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट था, इसीलिए चीनी जवानों को 17,000 फीट पर भी मार भगाया। LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से। भारत ने LAC पर 50,000 के आसपास जवान तैनात कर रखे हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जवानों की तैनाती हुई है। डेमचौक देपसंग इलाके में भी तैनाती की गई है और हथियार और जरूरी सामानों की सप्लाई भी और बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी को पता था चीन सुधरने वाला नहीं है, जो कुछ गलवान में हुआ ये फिर दोहराएगा, इसलिए यह तैयारी करके रखी गई थी। LAC पर तैनात हर सैनिक की वर्दी पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। एक सैनिक की वर्दी 1 लाख की, उसमें क्या क्या चीजें हैं? जवानों के लिए स्पेशल 3 लेयर वाली वर्दी का इंतजाम किया गया है। 3 लेयर वाली वर्दी, ताकि 12,000 फुट की ऊंचाई पर चीन को जवाब दे सके। सोचिए 12,000 फुट की तैयारी थी पूरी। आउटपोस्ट पर जवानों के लिए विशेष थर्मो टेंट लगाए गए। जवान हमारे इन थर्मो टेंट में रहते हैं। जवानों को तंदुरुस्त रखने के लिए यह खास डाइट दी जा रही है बाकायदा कि -40 डिग्री में ठंड से निपटने के लिए सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। कि जब सोचिए -40 डिग्री में क्या हाल होता होगा। यहां दिल्ली में जब 4-5 हो और आप चले जाइए शिमला में जहां 2 हो टेम्परेचर, -40 में क्या होता होगा सोचिए। पेंगोंग झील से हॉट स्प्रिंग तक 20 किलोमीटर तक की सड़क तैयार हो गई, क्योंकि चीन से अब तक 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। सैन्य कमांडरों के बीच हुई बात, लेकिन विवाद निपटा नहीं है। और सैन्य कमांडरों की वजह जो विवाद नहीं निपटा है, अब उस विवाद को कैसे निपटाया जाए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आइए अब आपको सुनाने जा रहा हूं ब्रिगेडियर विजय सागर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये जो चीन और भारत के बीच में तवांग के इलाके में जो अभी वारदात हुई है, जहां पे चाइनीज कुछ ट्रुप्स ने इंडिया के अंदर इंकर्शन करने की कोशिश की और वहां पे इंडियन ट्रुप्स ने उनको रिटेलिएट किया, उनको चैलेंज किया और उनको वहां से भगाया। तो ये थोड़ी सी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो सकती थी, जो एक बड़े छोटे युद्ध में भी तब्दील हो सकती थी। परंतु इमीडिएटली उसको डिफ्यूज किया गया और इमीडिएटली फ्लैग मीटिंग हुई चाइनीज ट्रूप कमांडर्स और इंडियन कमांडर्स के बीच में, और स्थिति अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। परंतु ये जो एक एक्शन हुआ है चाइनीज PLA की तरफ से, ये कुछ एक और बड़ी लंबी चीज दर्शाता है कि वो जो पूरी भारत के साथ जो LAC के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो उसको मानते हैं कि वो तिब्बत का हिस्सा है। जबकि हिंदुस्तान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये पुराना नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी, नेफा, अंग्रेजों के टाइम से, जो ब्रिटिश भारत के आजाद होने के साथ साथ ब्रिटिश ने भारत को इसको सौंप दिया। तो ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है और डिमार्केशन ऑफ जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वो शक के घेरे में रहती है। दोनों साइड्स अपना अपना उसको मानती हैं। परंतु अभी इस वक्त ये देखने की बात है कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में मुंह की खाई है और वहां पे कुछ हमारा समझौता हुआ है, तो उससे थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वहां थोड़ी सी शांति हो गई है। परंतु चाइना क्या है कि इसको किसी तरीके से पोर्ट को बॉइलिंग रखना चाहता है, तो इसलिए ये इनकर्शन उसने अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर दिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और ये आगे भी होता रहेगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि चाइना ने आज की डेट में पहले उन्होंने एक पैरेलल हाईवे बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रेल रोड नेटवर्क तैयार किया, और जिससे कि उसकी ट्रुप मूवमेंट थी वो बहुत फास्ट थी। परंतु आज की स्थिति ये है कि उन्होंने नॉट ओनली हाईवे जो पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चलती है, उन्होंने बहुत सारे रेडियल्स भी बना लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि ट्रुप की मूवमेंट फास्ट है, प्लस
बहुत सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उन्होंने अपनी साइड पे बहुत सारे नए गांव बसा लिए हैं। वहां पे चाइनीज लोगों को इंसेंटिव दिया है कि वो वहां पे आके बस जाएं, वहां पे लोकल लेडी से शादी करें और वहीं पे रह जाएं। तो इससे बहुत सारी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। और जितना ये अनपॉपुलेटेड एरिया था, एक किस्म का पठार माना जाता था, पूरा का पूरा तिब्बत और चाइना के बीच में, इसको हम मैकमोहन लाइन भी बोलते थे, अब वो एकदम से एरिया बज हो गया है। बज होने का मतलब वहां चाइनीज प्रेजेंस नजर आ रही है जगह जगह पे, और चाइना का जो क्लेम है उस एरिया का भारत के अंदर, इसकी वजह से और भी मजबूत होता जा रहा है और वो एक दृढ़ता दिखा रहे हैं इसके अंदर। डिफेंस एक्सपर्ट को अगर आपने ध्यान से सुना, उन्होंने दो बात कही। पहली बात यह कि चाइना का मूवमेंट फास्ट है, और दूसरी बात यह कि चाइना ने बॉर्डर पर गांव बसा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से दोनों का इंतजाम कर लिया। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत का मूवमेंट कैसे फास्ट होगा उसकी तैयारी कर ली गई है। जो टनल आप देख रहे हैं, ये टनल बना ली गई है, और ये टनल तवांग के लिए जाती है, जहां तवांग में डिस्प्यूट हुआ है। ये तवांग को जाती है टनल, जिससे भारतीय सेना का मूवमेंट भी, जो बात डिफेंस एक्सपर्ट ने कही कि चीन का मूवमेंट फास्ट है, उनकी सेना फौरन पहुंचती है, उनके जवान, उनकी आर्मी, उनके टैंक फौरन पहुंचते हैं, तो भारतीय सेना भी फौरन पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह किया है। अब देखिए, तवांग पर ही किया गया, जहां तवांग पर झड़प हुई है, उसमें क्या तैयारी कर ली गई है, कैसे भारत भी और भारतीय जवान भी फौरन पहुंच जाएंगे, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, तैयारी ये है भारत की, ये आप टनल देख रहे हैं, ऐसी तैयारी तवांग के लिए, जहां झड़प हुई है। चीनी सीमा पर सेला सुरंग बन रही है, इसे कहते हैं सेला सुरंग। देखिए, टैंक घुस रहा है, इसी तरह से टैंक इस टनल के अंदर इस तरह से जाएगा, उधर निकल जाएगा। अब लंबा रास्ता नहीं कवर करना, ये तवांग की बात कर रहा हूं मैं। दुनिया के सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग होगी ये, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर, 1.5 पर लगभग 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग है, 13,700। 1962 में तवांग पर चीन ने कब्जा कर लिया था, इसी तवांग पर जिस पे झड़प हुई। अब भारत तवांग से चीन को चुनौती को तैयार है पूरी तरह से, और आज चुनौती की नजीर भी पेश कर दी। अब भारत तवांग से चीन को चुनौती और आसानी से देगा। तवांग से सीमा की दूरी 10 किलोमीटर और घट जाएगी। साल के अंत तक ये पूरी टनल बनकर तैयार हो जाएगी। लगभग दिसंबर का महीना है, लगभग पूरी टनल तैयार है। ठंड में इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है, बर्फबारी में पहाड़ों पर बर्फ जम गई तो सेना नहीं जा सकती। अब टनल के अंदर से सेना के जवान और इस तरह के टैंक जा सकते हैं। अब हर मौसम में सीमा की सुरक्षा भी हो रही है, और सुरंग बनने से आवाजाही आसान हो गई है। आसानी से सेनाओं तक हथियार पहुंचाए जा पाएंगे, यह तैयारी की गई। डिफेंस एक्सपर्ट ने एक बात यह कही कि किस तरह से चीन की सेना तेजी से पहुंच रही, ग्राफिक चढ़ाई प्लीज। चीन की सेना तेजी से पहुंच रही है और भारतीय सेना भी अब तेजी से पहुंचेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि गांव बसा लिए हैं चीन ने, भारत ने भी यही तैयारी कर ली है। तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री मोदी उस गांव तक गए थे, उस आखिरी गांव तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि चीन को मात देनी है, तो चीन को मात उसी की रणनीति से देंगे। तो क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जो काम चीन ने किया वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुरू कर दिया है और लगभग कर चुके हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए जरा। तैयारी ये है कि ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, आगे लिखा हुआ लास्ट इंडियन विलेज। प्रधानमंत्री की कोशिश भी यह है कि चीन जैसे अपने गांव बॉर्डर पर बसा रहा है, जो बात एक्सपर्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही किया है। चीन के खिलाफ यह मोदी की सबसे बड़ी रणनीति है। किया यह कि चीन सीमा के पास 500 गांव फिर से बसा दिए जाएंगे, 500 गांव। उत्तराखंड में 115 गांव बसाए जाएंगे और अरुणाचल में करीब 100 गांव बसाए जाएंगे। अब आप समझिए अरुणाचल की अहमियत। तवांग और आसपास के इलाकों में 100 गांव बसाए जाएंगे। उससे क्या होगा, हिमाचल में 80 गांव बसाने की तैयारी है। 100 गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाने का मेगा प्लान है। गांव क्यों बसाए जा रहे हैं, होता क्या है, गांव में रोजगार नहीं, लोग रहते नहीं है, वहां से चले जाते हैं, बॉर्डर इलाके खाली हो जाते हैं। चीन की सीमा वहां पर आती है और क्लेम करती है हमारा इलाका है, क्योंकि बॉर्डर अभी ठीक से बटा नहीं। चीन की सेना कहती है हमारा इलाका है, और वो क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं रहते इसलिए उनका दावा होता है। अब जब हमारे गांव बस जाएंगे, हमारे लोग रहेंगे वहां, तो वो आकर वहां दावा नहीं कर पाएंगे। चीन पहले से अपने बॉर्डर पर यह कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी शुरुआत की है। सीमा के पास के गांव में विकास किया जाएगा
और सीमा के गांव को सशक्त किया जाएगा। यह रणनीति का हिस्सा है। रोजगार के लिए विशेष योजना बनाई गई है। पानी, बिजली से लेकर सड़क और स्वास्थ्य पर काम किया गया है। इन गांव में शहरों जैसी सुविधा देने का भी प्लान है। चीन की हर हरकत की जानकारी आसानी से मिलेगी। चीन की घुसपैठ पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। चीन की हर नापाक हरकत को तुरंत जवाब भारत दे पाएगा। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, जो जमीन पर, जो धरातल पर दिखती भी नजर आ रही है कामयाब। यही 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है उसका उदाहरण भी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, आपकी जेब में नोट होते, गुलाबी नोट। ये नोट बहुत दिन से शायद आपने नहीं देखा होगा। 2000 का नोट आखिरी बार कब देखा, सोचिए जरा। तो सवाल ये, क्या बंद होने वाला है 2000 का नोट? क्योंकि संसद में आज इस बात को सुनने को मिला कि 2000 का नोट बंद कर दिया जाए, तो क्या गुलाबी नोट अब खत्म होने वाला है? जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा किसने क्या कहा है और क्या तैयारी है आगे। क्या बंद होने वाले हैं 2000 के नोट? क्या 2000 के नोट छपना भी बंद हो गए हैं? क्या 2000 का गुलाबी नोट पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है? एक बार नोटबंदी में 500 और हजार के नोट बंद कर दिए गए। उसके बाद नया 2000 का नोट आया, लेकिन ये 2000 का नोट भी अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी छापना बंद कर दिया है। पिछले 3 साल से आरबीआई ने 2000 का नोट नहीं छापा, तो सवाल उठ रहा है, क्या 2000 का नोट भी अब बंद हो जाएगा? पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है। राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी ने संसद में 2000 के नोट को जल्द बंद करने की मांग की है। सांसद का कहना है कि लोगों ने 2000 के नोट काले धन के तौर पर फिर जमा कर लिए। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको बताएंगे क्या तैयारी है और क्या चुपचाप 2000 के नोट बंद हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। देखिए कैसे होगा। तो आप ये देख रहे हैं 2000 के नोट इस तरह से चेन लपेटकर क्या ताला डाल दिया जाएगा। 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार 2000 के नोट लाई। आज संसद में, राज्यसभा में सांसद सुशील मोदी ने, बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए सरकार का फैसला था कि 2000 के नोट लाएं। जनता 500 और 1000 के नोटों को बदल सके दरअसल। और हुआ क्या कि कुछ सालों में 2000 के नोट चलन से गायब हो गए। न बैंक में जमा हो रहे, न एटीएम में है और न एटीएम से निकल रहे हैं। सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 2000 के नोटों को जमा कर लिया गया है। ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में इन नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार 2000 के नोटों पर धीरे धीरे बैन लगाए। 2000 के नोट एक्सचेंज करने का समय मिले लोगों को। सरकार 2 से 3 साल में 2000 के नोटों पर बैन लगा दे। सुशील मोदी ने विकसित देशों का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा विकसित देशों में बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है और अमेरिका, जापान में 100 के ऊपर की करेंसी नहीं है। अमेरिका, जापान में 100 रुपए का नोट है, उसके ऊपर के नोट ही नहीं। जर्मनी, चीन में भी बड़े नोटों का इस्तेमाल नहीं होता है, उन्होंने कहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। तो सुशील मोदी की बात अगर सरकार ने मान ली तो ये 2000 का नोट भी बंद, सिर्फ 500 का नोट रहेगा। सुनिए जरा। जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।
और वहां इस 2000 रुपए के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपए का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। तो सुशील मोदी का कहना है कि बड़े नोट बंद कर दीजिए, 2-2 हजार के नोट नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा 100 और उससे ज्यादा 500 ये करेंसी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं किन देशों में क्या करेंसी है। सबसे बड़ा नोट क्या है? अमेरिका में सबसे बड़ा नोट $100 का है। इसके अलावा दूसरा देश है चीन, जहां सबसे बड़ा नोट 100 युआन है। अगला देश है जर्मनी, जहां 100 रुपए भी हैं, 200 रुपए भी हैं और 500 रुपए नहीं, वहां यूरो चलता है, तो 100, 200, 500 यूरो है वहां। रूस में सबसे बड़ा नोट है वो 5000 रूबल्स का है। इसके अलावा जापान में 10,000 येन सबसे बड़ी करेंसी है। सिंगापुर में 10,000 सिंग डॉलर है सबसे बड़ी करेंसी। ये दुनिया के अलग अलग मुल्कों की बड़ी करेंसी है। सुशील मोदी का कहना है कि अगर काला धन बंद करना है, खत्म करना है, तो पहला काम बड़े नोट बंद कर दीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, मोदी बनाम मेन फ्रंट की लड़ाई फिर शुरू हो गई। मोदी जब जीतते हैं ये नई लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, आज शपथ ग्रहण समारोह था। प्रधानमंत्री पहुंचे मंच पर और सबको प्रणाम किया झुककर। जनता को प्रणाम था, जितनी बड़ी जीत लोगों ने दी। उसके बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख रहे हैं, लोगों को झुककर प्रणाम किया, उनका धन्यवाद भी किया। तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर, क्योंकि बड़ी जीत थी। भूपेंद्र भाई पटेल ने आज शपथ ली और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इस जीत के बीच विरोधी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है गुजरात में इतनी बड़ी जीत हुई, 2024 में क्या होगा, कैसे लड़ेंगे मोदी से, कैसे जीतेंगे मोदी से। मोदी तो बड़े बड़े राज्य जीत रहे हैं और बड़े बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, इसलिए अखिलेश, नीतीश और कांग्रेस, राहुल सब परेशान है। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये सारे नेता परेशान है, क्या कह रहे हैं। जरा सुनिए, फिर बताएंगे इनमें दम कितना है और मोदी ने इन सब की दुकान कैसे बंद कर दी। सुनिए। चारे तरफ एक ज बात, फिर एक बार भाजपा सरकार। मोदी ने गुजरात में 2024 का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि विरोधियों को 24 में अपनी फिल्म फिर से पिटती दिख रही है। मोदी से हार के बाद फिर वही घिसा पिटा नारा बुलंद हो रहा है, मोदी के खिलाफ सब एक हो जाओ। अपनी सियासी जान बचानी है तो मोदी से लड़ने के लिए सब साथ आ जाओ। तो नीतीश से अखिलेश तक सब इसी तैयारी में जुट गए। ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट